Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My name is Mohammad Ashar Zaman and I belong to the Department of Biochemistry. आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन मुझे मिला है, जो प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक का इंतखाब किया गया है, वह फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान. आई विल बी डिस्कसिंग द कॉजेज, द इफेक्ट्स एंड व्हाट इज़ मार्शल लॉ बेसिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. मार्शल लॉ एक ऐसे ज़ाब्ते, एक ऐसे फ़ौजी कानून का नाम है कि जिसको उस वक़्त मुल्क के अंदर नाफिज किया जाता है जिस वक़्त अवाम के मुंतखब करदा जो नुमाइंदे होते हैं वो मुल्क को चलाने में फ़ेल हो जाएँ, यानी कि मुआशी सुकून तबाह हो जाए, इस्तेहकाम तबाह हो जाए और जो हुक्मरान हो वो मुल्क को एक अच्छे स्टेज पर बैलेंस तरीके से ना चला सकें. पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर फ़ौजियों का सबसे पहले जो अमल दखल है ना, वो 1950 की दहाई के अंदर आया, जब जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने सिकंदर मिर्ज़ा को टेक ओवर किया. अयूब ख़ान जो थे, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको सुनाता हूँ चलूँ कि ये जब बर सग़ीर की तकसीम से पहले भी ये ब्रिटिश फ़ौज के अंदर एक कैप्टन रैंक के आर्मी मैन थे, यानी कि ये आर्मी में उनकी थे और कैप्टन रैंक के इंसान थे. और इनका काम ये था कि ये मुखबरी करते थे, जासूसी करते थे. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उन टाइम के अंदर ब्रिटिश फ़ौजियों के ख़िलाफ़ बोलते थे, ये उनकी मुखबरी करके उनको सुनाते थे और जो भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करता था उनकी ख़बर उनको ला कर देते थे. और तब से ही ये सियासत और जमहूरियत के सख्त ख़िलाफ़ थे. और इस दौर से पहले पाकिस्तानी अवाम जो थी वो मार्शल लॉ से बिल्कुल ही अनजानी थी. ये सबसे पहला मार्शल लॉ था. अब मैं आपको बताता चलूँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या. इनकी जो पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ़ ये थे 1958 के अंदर, और इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही थी, जबकि सिकंदर मिर्ज़ा जो कि सदर पाकिस्तान थे उस वक़्त, उन्होंने इनके मुद्दत मुलाजमत के अंदर 2 साल की तोसी की. 2 साल की तोसी करते हुए इनको जो है अपनी मुलाजमत को बरकरार रखने के लिए कहा गया, और जो कि उन्होंने फिर अक्टूबर के अंदर जो है 7 अक्टूबर 1958 के अंदर पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया. अयूब ख़ान ने सदर और वज़ीर आज़म के दफ्तरों को यकजा कर दिया और अपनी सारी की सारी जो रियासत और हुकूमत दोनों ही के सरबराह बन गए. इसने टेक्नोक्रेट्स, सफारतकारों और फ़ौजी अफसरान की काबीना तश्कील दी, और इनमें मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म एयर मार्शल असगर ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे. जनरल ज़ियाउल हक़ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे पाकिस्तानी फ़ौजी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ थे, और अयूब ख़ान ने सदर और आर्मी चीफ़ के ओहदे बैक वक्त रखने की कोशिश की. इन्होंने जनरल मोहम्मद मूसा को नया कमांडर इन चीफ़ भी मुंतखब किया, और अयूब ख़ान के अपने इक़दाम की अदालती तौसीक़ भी इस वक्त हासिल की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नज़रिया ज़रूरत के तहत इनके इख्तियारात को दुरुस्त और कानूनी हैसियत दी. नाज़रीन, ये जो दौर था जनरल अयूब का, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग दौर था पाकिस्तानी सियासी तारीख़ के अंदर. मार्शल लॉ के नफाज के बाद रियासती ताकत सदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब ख़ान के हाथ में आ गई, जो कि चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मुकर्रर हुए. दोनों अफराद के मबैन जदोजहद करना पड़ी, और इसी दिनों अफराद के मबैन और इसी के फ़ौरन बाद इसका आगाज़ हो गया. जबकि बाद में भी सुनने में आता है कि इनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए, और जो अयूब ख़ान थे उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को अपने अहदे से हटा दिया. सदर मिर्ज़ा ने अक्टूबर 1958 को वज़ीर आज़म की तकर्री भी कर दी और इक़्तिदार के ज़रिए से रियासती फ्रेमवर्क को मकबूल बनाने की कोशिश की. इन्होंने गैर सियासी शख्सियात पर मुश्तमिल एक नई काबीना तश्कील दी. इसने अयूब ख़ान मुतमईन नहीं हो सके, जिसके पास ताकत का मजबूत दावेदार था. वो चीफ़ ऑफ आर्मी चीफ़ थे. सदर मिर्ज़ा अपने ही मुस्तकबिल से घबराए हुए, और इन्होंने फ़ौज के अंदर एयर फोर्स और अयूब के हरीफों की हिमायत की. इन्होंने मुबैना तौर पर अयूब के करीबी 4 जनरलों को मेजर जनरल हुसैनी समेत गिरफ़्तार करके पाक फ़ज़ाइया और एफ स्टार के कंपाउंडर के रूप के अंदर हुक्म दे दिया. और ऐसे ये मार्शल लॉ कंटिन्यू होता चला, और इन्होंने अपने ताकत के ज़ोर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक ख़ासी मजबूत जो है वो पोजीशन हासिल कर ली. नाज़रीन, फिर उसके बाद जो है इन्होंने 1965 की जो जंग है, जो कि पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर एक ख़ास मुकाम हासिल करती है, ये भी इन्हीं के दौर में हुई, और इनके अंदर जो है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए और इनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी.
اب انہوں نے ایک ایسے یہ سیاست اور جمہوریت کے خلاف بہت زیادہ ناپسندی اختیار کر چکے تھے. شروع سے ہی ان کا یہ شیوا تھا کہ جمہوریت کو بالکل ناپسند کرتے تھے. اور انہوں نے پھر ایسے مشہور زمانہ قانون بھی بنایا کہ جس کے اندر کئی مشہور اور معروف شخصیات جو تھیں وہ انوالو ہوئیں اور ان کو کرپشن کے کیسز کے اندر ڈال کے برخاست کر دیا گیا 7 سال کے اندر، تاکہ جب الیکشن کی باری آئی تو جو بھی معروف سیاستدان تھے وہ ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں تھے. تو ایسے میں ان کی جیت جب کہ ماشاء اللہ ختم ہونے کے بعد جو ان کی انتخابات شروع ہوئے تو ان کی جیت ایک پکی ثابت ہونا شروع ہو گئی. لیکن ایسے میں تقسیم شدہ جو اپوزیشن تھی انہوں نے بڑا زبردست پتہ کھیلا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بہن تھی فاطمہ جناح کو انہوں نے صدر کے لیے منتخب کر کے اور ان کے خلاف کھڑا کر دیا. اب انہوں نے گناؤنے ان کے ساتھ الزام لگائے اور ایک کھلے کھلم جو ہے وہ دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت گئی. ان کا ٹینیور بڑا لمبا تھا اور بڑا انٹرسٹنگ تھا پاکستانی دور کے اندر، اور ان کے دور کے اندر کئی ترقیاں بھی ہوئیں، پاکستان کی معیشت بھی سنبھلی، اور کچھ انہوں کے ایسے ایک ذات پرست اور خود پسند اور اقتدار کی ہوس ان کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ یہ اپنے جو تمام تر مقاصد تھے ان کو یہ زور بازو پر منوا لیتے تھے. میں نے جو ریسرچ ورک کی مجھے زیادہ کانسپائریسیز ملی تھی اس کے اندر زیادہ مجھے اختلافات ملے، لیکن ایگزیکٹ میٹیریل اکٹھا کرنے کے اندر جو ہے وہ مجھے زیادہ ٹائم درکار تھا، لیکن جتنا مجھے میٹیریل ملا اس کے مطابق میں نے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی. ہوپ فلی آپ کو سارا اوور ویو تو نہیں لیکن کچھ جو ہے وہ میجر پوائنٹ جو ہے وہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ جنرل محمد ایوب خان جو تھے وہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ تھے. فرسٹ مارشل لاء انہوں نے لگایا تھا، اور شہاب الدین لکھتے ہیں اپنے لیٹر کے اندر، شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا، شہاب الدین لکھتے ہیں اپنے لیٹر کے اندر کہ اگر اس دن ان کے ملازمت کی توسیع کا حکم نہ دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی.